आपके सेबी ग्रेड ए के अकाउंट्स के सिलेबस में एक चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये कहना आपसे कुछ और चाहता है। ये कहना चाहता है कि शेड्यूल 3 पढ़ो। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जब हम कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें एक सेट फॉर्मेट में बनाना पड़ता है और उस फॉर्मेट को दिया गया है शेड्यूल 3 में, जो कि आता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के। तो आज की क्लास में हम इसी शेड्यूल 3 के एमसीक्यूज को, मोस्ट रिलेवेंट एमसीक्यूज को देखने जा रहे हैं। चाहे तो आप चैप्टर का नाम ये बोल लो, चाहे तो आप चैप्टर का नाम शेड्यूल 3 बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। और ऑफिशियल सिलेबस में चैप्टर का नाम ये लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक्चुअली में इसमें पढ़ना क्या है, इसलिए मैंने आपको डिकोडेड इसका नेम बता दिया कि आपको इसमें शेड्यूल 3 पढ़ना पड़ता है और थोड़ा बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ता है कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो पूरी पढ़ाई कर लेंगे आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सेबी की सारी वीडियोज़ इसी में आने वाली हैं। आरबीआई की वीडियोज़ मैं इसमें लाने वाला हूँ, एडाई की और हो सकता है नाबार्ड की भी। तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम हैं जो आपके रिलेवेंट हैं, उन सब की प्रिपरेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा जो आपसे कम्युनिकेशन का जो डायरेक्ट मीडियम होता है, मोस्ट रिलेवेंट मीडियम है, वो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है। तो इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप गूगल लेंस से इस QR कोड को स्कैन कर लेना, वरना आप सर्च बॉक्स पे ये टाइप कर लेना टॉप करो रेगुलेटरी, तो भी ये चैनल खुल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का QR कोड ये दिया हुआ है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। स्टार्टिंग करते हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देखो, इस चैप्टर में ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि शेड्यूल 3 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है और शेड्यूल 3 में हमें बैलेंस शीट भी दे रखी है। अब इन दोनों के ही फॉर्मेट को आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, उनकी हेडिंग्स को याद कर लेना है और उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इससे एक आध क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और फॉर्मेट भी मैंने आपके लिए इसी में पुट कर दिया है, ठीक है। PDF कहाँ से मिलेगी मैं आपको आखिरी में बता दूंगा, फ्री है अवेलेबल PDF भी। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है भाई? फैक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पर्सनल जजमेंट, ये सब मिला करके होता है। लेकिन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट्स द एलिमेंट ऑफ पर्सनल जजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा इलस्ट्रेट कर रहा है पर्सनल जजमेंट को, ठीक है। पर्सनल जजमेंट भी होती है, अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट भी होती है। जैसे आपको प्रोविजन क्रिएट करने हैं, तो आप अकाउंटेंट हो, आपको लग सकता है कि 3 साल का डेटा आप देख के, जो भी बैड डेट्स का डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लो। कोई दूसरा अकाउंटेंट है, उसको लगेगा नहीं 7 साल का देखो, 7 ईयर्स का देखो, 10 ईयर्स का देखो। तो इस तरह से आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, जजमेंट बेस्ड है। तो ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है, जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के एलिमेंट को। रिकॉर्डिंग कैश इन हैंड एग्जैक्टली एज पर द फिजिकल काउंट फाउंड इन द कैश बॉक्स। इसमें तो ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें पर्सनल जजमेंट है ही नहीं, सब्जेक्टिविटी इसमें है ही नहीं। जितना आपने कैश को काउंट किया उतना रख दोगे। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये भी लोअर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव है ये। मैं सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, जो करना है तो यही करना है, ये भी आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है पर्सनल जजमेंट कहाँ लग रहा है? एस्टिमेटिंग द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट टू कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। देखो, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ कितनी है फिक्स्ड एसेट की, ये आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, यहाँ आपका जजमेंट लगेगा। तो एक ऑप्शन हमको सी मिल गया, बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें एलिमिनेट भी करना है। रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ मशीनरी एट द हिस्टोरिकल प्राइस पेड टू द वेंडर, ये तो सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें पर्सनल जजमेंट कुछ नहीं लग रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ई, शोइंग द शेयर कैपिटल अमाउंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू, ये भी एकदम श्योर शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी पर्सनल जजमेंट नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहीं पे पर्सनल जजमेंट आपका यूज हो रहा है। क्योंकि आपको इकोनॉमिक लाइफ फिक्स्ड एसेट की जज करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, एस्टिमेट कर रहे हो आप, कोई फिक्स नहीं है कि जितनी आपने एस्टिमेट की उतना ही होगा। आप एज एन अकाउंटेंट अलग एस्टिमेट कर सकते हो, मैं एज एन अकाउंटेंट अलग एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कंपनी परचेज अ स्टेपलर फॉर ₹150 दैट विल लास्ट फॉर 3 ईयर्स। तो अगर 150 का स्टेपलर खरीदा है और उसकी लाइफ 3 साल है, तो मतलब ये तो असेट हो गया भाई 3 साल के लिए। लेकिन अकाउंटेंट क्या करता है, इस एंटायर 150 को एज एन एक्सपेंस चार्ज करता है स्टेटमेंट ऑफ PL में।
करना भी चाहिए भाई, यही सही भी है। 150 रुपये का आप 3 साल को डेप्रिसिएशन थोड़ी लगाते रहोगे, इररिलेवेंट हो जाएगा ना बहुत। अगर आप 150 का मान लो 3 साल चलने वाला है आपका ये असेट, और आपको ये बेनिफिट दे रहा है, चलो मान लिया 3 साल के लिए, बट ये अमाउंट इतना छोटा है कि इतनी मेहनत करोगे कि इसको पहले फिक्स एसेट में डालोगे, फिर हर साल डेप्रिसिएशन निकालोगे, फिर बुक करोगे, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट है, इसको एक साथ एक्सपेंस में ले सकते हो। क्योंकि हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक ये भी देखते थे कि कितना बड़ा अमाउंट का सामान लिया है। भाई 1 लाख का सामान लिया है तो आप एक साथ एक्सपेंस में डालोगे तो प्रॉफिट में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, और क्योंकि वो असेट है तो उसको आप असेट में डाल देते थे, क्योंकि उसकी बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई ईयर्स तक मिलने वाला है। 150 का अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको पीएल से, पीएल में दिखा के इसको, तो एज एन एक्सपेंस डायरेक्टली दिखा सकते हो, भले ही 3 साल चल रहा है तब भी दिखा सकते हो। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में विच अकाउंटिंग कन्वेंशन या नेचर जस्टिफाई करता है इस ट्रीटमेंट को, तो ये जस्टिफाई होता है आपका मटेरियलिटी कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्यों होता है मटेरियलिटी कन्वेंशन के हिसाब से? क्योंकि मटेरियलिटी यही कहता है कि जो जितना मटेरियल चीज़ इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। अगर बिल्कुल इमटेरियल है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इतना है 150 200 ऐसे करके हैं, स्टेपलर है, छोटा मोटा सामान है, तो आप उसको डायरेक्टली बुक कर सकते हो अपने पीएल अकाउंट के डेबिट में। इसको एज एन असेट मानने की जरूरत नहीं है, भले ही ये 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, तो मटेरियलिटी के हिसाब से हम इसको डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं एज एन एक्सपेंस पहले ही साल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना है आपको। गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट अज्यूम्स दैट द एंटरप्राइज विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमको फॉल्स बताना है, जो हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा फॉल्स होगा, जो लगेगा बिल्कुल ही गलत है, उसको हम टिक कर लेंगे, वही आंसर होगा। मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट इग्नोर द चेंजेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ओवर टाइम। ये भी सही है, ये परचेजिंग पावर की बात ही नहीं करता है, खाली कहता है कि इन्फ्लेशन वगैरह की बात नहीं करता ना। मनी मेजरमेंट कहता है कि मनी में मेजर कर सकते हो, रिकॉर्ड करो। अगर आपने 10 साल पहले 5 साल पहले कोई मशीनरी खरीदी और उसी तरह की मशीनरी आज खरीदी, या फिर बिल्डिंग थी पहले 10 साल पहले और आज की डेट में भी बिल्डिंग खरीदी, दोनों बिल्डिंग को क्लब करके आप साथ में अपने एसेट में दिखा देते हो। ये नहीं बताते हो कि भाई उसको जो आपने खरीदा था पहले वो कितने प्राइस में खरीदा था और उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो इन्फ्लेशन वगैरह, परचेजिंग पावर वगैरह कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट में नहीं लेते हो, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द रियलाइजेशन पोस्टुलेट requires that revenue to be recorded only when the sale price is actually received in cash. Absolutely wrong. भाई रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू आप तब रिकॉग्नाइज करते हो जब आप रिवॉर्ड्स एंड रिस्क को ट्रांसफर कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू योर गुड्स। इससे मतलब नहीं है कि आपको पैसा कब मिल रहा है, पैसा मिलता रहे बाद में, आपका ट्रांजेक्शन हो गया है, सेल हो गई है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं, व्हेन यू हैव द लीगल राइट टू रिसीव द पेमेंट, तब आप क्या करोगे, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे। ये नहीं देखोगे कैश कब मिलेगा। तो यही फॉल्स है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। कह रहे शेड्यूल 3 को ना मानना किसके लिए अलाउड है, कौन एग्जेम्प्टेड है कि शेड्यूल 3 के फॉर्मेट को ना यूज़ करे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मानना पड़ता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको मानना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होगी तो उसको भी शेड्यूल 3 मानना पड़ेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कंपनी है जो देखो गवर्नमेंट कंपनी है फिर भी क्या शेड्यूल 3 तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट कंपनी को अलाउड है ना मानना। अरे भाई कितनी महारत की कंपनी है, कितनी सारी कंपनीज हैं, तो सारी की सारी कंपनीज को जो है मानना पड़ता है। आपकी इंडियन ऑयल हो गई है ना, HP हो गया, PSU जितने भी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे सेक्टोरल कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट में भी ऐसी सेक्टोरल कंपनीज हैं जिनके स्पेसिफिक एक्ट बने हुए हैं। जैसे बैंकिंग का एक स्पेसिफिक एक्ट है, इंश्योरेंस का स्पेसिफिक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप सीधे ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनी को ही ना मानना पड़ेगा शेड्यूल 3, तो वो गलत होगा। तो ये बिल्कुल सही, मतलब ये जहाँ लिखा हुआ ना गवर्नमेंट कंपनी, तो ये सही नहीं माना जाएगा कि इसके शेड्यूल 3 नहीं मानना है, ऐसा नहीं है, इसको मानना पड़ता है। ठीक है, सेक्टोरल कंपनीज होती है जिनको अलाउड है कि वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। देखो जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी गवर्न बाय द स्पेसिफिक एक्ट, ये आंसर है। इसका अपना एक स्पेसिफिक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रिपरेशन करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और
आगे लिखा है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक क्लॉज है सेक्शन 8 कंपनीज का, इसको भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 150 करोड़। अ कंपनी हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 150 करोड़ अकॉर्डिंग टू द राउंडिंग ऑफ रूल्स इन द शेड्यूल 3। राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा है रूल्स की। देखो आपने कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के पढ़ी होगी, अगर आप स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हो या नहीं भी करते हो वैसे भी देखा होगा। तो ऐसे करके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, मान लो लाइबिलिटी साइड लेते हैं, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट में, लाइबिलिटी साइड है। तो यहाँ पे मान लो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब सीधे अमाउंट लिखा हुआ है। तो जब लिखा हुआ है अमाउंट, तो आप देखोगे कि ऊपर लिखा रहेगा इन करोड़्स और यहाँ पे खाली अमाउंट लिखा रहेगा। यहाँ लिखा होगा करंट ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा होगा और ऊपर ब्रैकेट में लिखा होता है इन करोड़्स, इन लैक्स, ठीक है। जैसे 5 करोड़ अमाउंट है तो यहाँ लिखा होगा 5 और ऊपर लिखा होगा इन करोड़्स, ऐसा देखा होगा आपने। या फिर यहाँ लिखा होगा 50, यहाँ लिखा होगा 50 और ऊपर लिखा होगा इन लैक्स। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। तो ये बैलेंस शीट में भी होता है, पीएल में भी होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिया बैलेंस शीट का और यहाँ पे करंट ईयर लिया था और यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिया था, इसी तरह प्रॉफिट लॉस में भी करते हो। प्रॉफिट लॉस में भी यही होता है, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। अब इसके लिए आपके पास भी स्पेसिफिक प्रोविजन है। क्या है प्रोविजन बताता हूँ, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ वरना क्वेश्चन नहीं दिखाएगा ना, ठीक है। हाँ अब आ जाओ। तो अब क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या दोबारा से पेन एक्टिवेट करता हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू द राउंडिंग ऑफ रूल्स इन द शेड्यूल 3 हाउ मच द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी प्रेजेंटेड। अच्छा, टू द नियरेस्ट 100,000 और लैक्स, टू द नियरेस्ट लैक्स और मिलियंस। अच्छा, टर्नओवर दे रखा है 150 करोड़, तो उसके लिए भी रूल्स हैं कि भाई 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो ऐसे इतने में आप राउंड ऑफ कर सकते हो। 100 करोड़ से नीचे है तो इतने में राउंड ऑफ करोगे। ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर 100 करोड़ से ऊपर है मतलब 150 करोड़ है तो आप नियरेस्ट 100 में करोगे, 1000 में करोगे, लैक्स में करोगे, नहीं इतना कम नहीं करते हो। नियरेस्ट लैक्स और मिलियंस में करोगे, यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की इसमें जरूरत भी नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर बी है। मतलब क्या, अगर देखो यहाँ पे लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ सीधे आपको। ये देखो 100 करोड़ के अगर ऊपर टर्नओवर है तो आप नियरेस्ट लाख या मिलियंस में आप क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो फिगर को। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 150 करोड़ थी ना कंपनी, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 हो गया आपका, ठीक है। फिर हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया भाई करोड़। करोड़ में भी 150 करोड़ है तो 150 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। ये आपका फिगर है, ठीक है, दिख रहा है आपको सबको। ये 150 करोड़ फिगर है आपका। कह रहा है भाई ज़रूरी नहीं है कि उसको आप इतना बड़ा नंबर लिखो अपने बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट है पीएल अकाउंट में, किसी टर्नओवर है तो पीएल में रहेगा, तो उतना लिखो। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको राउंड ऑफ करके लिख लो, मिलियंस में लिख लो, लैक्स में लिख लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो जनरली मैं करोड़ यूज़ करूँगा। यूजुअली में हम करोड़ यूज़ करते हैं। मिलियंस लिखा हुआ है ना, मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, है ना। और 10 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो करोड़ में कर सकता हूँ इसको, मिलियंस लिखा हुआ ना मिलियंस, तो मैं इसको डायरेक्टली 150 लिखूंगा सीधे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऊपर लिख दूंगा इन करोड़, तो बस मैंने राउंड ऑफ करके 150 लिख दिया इसको, ऊपर लिख दिया इन करोड़। अब भले ही मान लो अभी तो 150 करोड़ का एग्जांपल दिया सिंपल मैंने, मान लो भले ही ये पे या यहाँ पे 150 करोड़ और 90,000 ही अमाउंट किया होता, फिर भी आप इसको 150 पॉइंट ऐसे करके लिखते हैं, 150 पॉइंट समथिंग करके लिख देते हैं। देखो लिखा है ना एंड डेसिमल देयर ऑफ, यहाँ पे लिखा होगा, दिखाता हूँ। ये देखो लिखा है नियरेस्ट लैक्स और मिलियंस और डेसिमल देयर ऑफ, मतलब आगे की जो फिगर है उसको आप डेसिमल में ले सकते हो। जैसे आप मान लो 150 करोड़ और मान लो 90 लाख 90,000 अमाउंट है, तो कैसे लिखोगे 150.90, ये दिखाएगा 150 करोड़ 90 लाख हो गया। ये मैंने बहुत डीप की चीज़ें बता दी, बहुत अंदर की चीज़ें, बट ज़रूरी है भाई, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, सेबी का कुछ भी दे सकता है। तो मैंने आपको सिखा दिया एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे लिखते हो आप। इतना बड़ा फिगर नहीं लिखोगे वरना बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा वो, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं, वेयर शुड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स बी डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कह रहा है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स कहाँ पे डिस्क्लोज करते हो, बैलेंस शीट में, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट एक अपने आप में एक आइटम है, एज अ सब हेड ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज नहीं।
एज अ सेपरेट लाइन आइटम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले आप लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड लिखते हो। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या रहता है मैं आपको सिखाता हूँ। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका रहेगा शेयर कैपिटल, ठीक है ठीक है भाई। और शेयर कैपिटल के बाद रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद रहेगा आपका यही मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये शेयर होल्डर फंड के अंदर सेपरेट लाइन आइटम है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं आपके लिए फॉर्मेट भी ले आया हूँ ताकि ये देखो इसको याद कर लेना। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये इक्विटी लाइबिलिटीज़ वाला एरिया है, सबसे मेजर हेड जो है वो शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है। और मेजर हेड के अंदर आपका फिर आ गए आपके ये सब हेड्स आ गए, या फिर लाइन आइटम्स बोल सकते हो, सब हेड्स बोल सकते हो आप। तो आपका ये हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। और आपका एक और देखो मेजर हेड हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब ऐसी एप्लीकेशन मनी जो आपको मिल तो गई है बट आपने अलॉटमेंट किया नहीं है, अलॉटमेंट करोगे। जब अलॉटमेंट कर दोगे तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी इसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है। एक और मेजर हेड आ गया आपका उसका नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसके अंदर आपके आ गए ये सारे के सारे आइटम्स, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इसी तरह आपका करंट लाइबिलिटी आ गई। तो आपको याद रखना है, अभी मैं सारे आइटम्स आपको पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं इसलिए मैं सबको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बट मैं तब भी आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ ये सब। तो इसके बाद असेट आएगा आपका, असेट में फिर नॉन करंट असेट आ जाएगा आपका जो मेजर हेड है। फिर आपके जो सब हेड आ जाएंगे पीपीई, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट एंड डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आ जाएंगे। फिर करंट असेट आ जाएगा और टोटल हो जाएगा। तो वर्टिकल फॉर्मेट में हो जाएगा। ये शेड्यूल 3 वर्टिकल फॉर्मेट बताता है। जो हमने पहले पढ़ के आए थे वो जनरल फॉर्मेट था, उसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अलाउड था, बट शेड्यूल 3 में वर्टिकल फॉर्मेट ही अलाउड होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रिजर्व सरप्लस नोट अ कंपनी हैज अ डेबिट बैलेंस, मतलब इसको लॉस है पीएल अकाउंट में 5 लाख रुपए का, और जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो भाई कह रहा है कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे फाइनल बैलेंस शीट में। भाई रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ना, जितना भी पीएल से आपका प्रॉफिट उतरता है, बट ये लॉस है तो लॉस भी उतरेगा, और लॉस होता है माइनस में, तो 5 लाख माइनस हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो उतर के आपके पास जनरल रिजर्व आया है वो +2 लाख है, तो दोनों को आप साथ में एडजस्ट करोगे कितना हो जाएगा, -3 लाख हो जाएगा। तो -3 लाख दिखा दोगे आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस में, सीधी बात। सरप्लस शेयर होल्डर्स के फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में -3 लाख दिखा दोगे। माइनस को अकाउंटेंसी में ब्रैकेट में दिखाते हैं इसलिए ब्रैकेट लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ द शेयर कैपिटल इन द नोट्स टू अकाउंट, क्या है जो शेयर कैपिटल है उसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ता है। कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। शेयर कैपिटल के अंदर आप जो डिस्क्लोज करते हो चीज़ें, सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, ठीक है, और आपका सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, सारा कैपिटल, कॉल्स इन अरियर्स कितना है वो भी दिखाना पड़ता है, सब दिखाना पड़ता है, ठीक है। रिकनसाइल भी करना पड़ता है शेयर कैपिटल पूरा, ठीक। तो यही बोल रहा है कि क्या नहीं दिखाना पड़ेगा। रिकन्सिलेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड, दिखाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कितना था आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जो आपने फ्लोट किए मार्केट में, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना मार्केट में अभी फ्लोटेड है, कितना आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कितना पब्लिक ने खरीद रखा है अभी। लिस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स होल्डिंग लेस देन 5% शेयर, नहीं ये गलत है। अगर आप छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का लिस्ट का अगर छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का भी आप लिस्ट बनाने लग गए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी भाई। 5% से कम शेयर होल्डिंग जिसके पास है उनकी लिस्ट आपको मेंटेन नहीं करनी पड़ती है। 5% से ऊपर जिनके पास शेयर होल्डिंग होती है उनकी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है। तो बी गलत हो गया आपका, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। देखो लिखा भी होगा यहाँ पे 5% से अगर ज़्यादा है तो आपको शेयर होल्डर की लिस्ट मेंटेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ कंपनी हैज इश्यूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ईसॉप, एक चैप्टर है आपका, वो आगे आप पढ़ने वाले हो। कह रहा है आईसीआई की गाइडेंस नोट या शेड्यूल 3 के हिसाब से शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को कहाँ डिस्क्लोज करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी आप ईसॉप पढ़ते हो आपको पता है आपके एक्सपेंसेस जो हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जाते रहते हैं, याद है कुछ तब तक जाते रहेंगे जब तक वो जो आपके ईसॉप हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। जब वेस्ट हो जाएंगे और जब एम्प्लॉयज़ अपना राइट एक्सरसाइज कर लेंगे तब जाके वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तब तक वो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में जाता रहता है। और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का सेपरेट आइटम है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डालते हो उसको आप, ठीक है, याद रखोगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, ठीक है।
सेपरेट आइटम अंडर दी रिजर्व सरप्लस। अब वो बात अलग है कि आप इसको फेस ऑफ द बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। अब देखो ना, फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका एक यहाँ पे हेड तो है, बट जब आप डिस्क्लोजर करोगे नोट्स टू अकाउंट में, वहाँ लिखते हो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ पे आप दिखाते हो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये कर लिया 9th वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई लाइबिलिटी एज करेंट। देखो कोई भी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कब होती है, उसके क्राइटेरिया हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में प्रॉपर्ली दे रखा है। कह रहा है कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, पढ़ते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन दी कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्राइटेरिया है तो ये आंसर नहीं होगा। जो भी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, मान लो 15 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, मान लो 15 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है, और अगर आपका जो लाइबिलिटी आप जो सेटल कर रहे हो वो 14th मंथ में कर रहे हो, 14 मंथ्स में हो रहा है, तब भी वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। आपको अभी तक सिर्फ ये लगता था कि करंट लाइबिलिटी वो है, वो ऑब्लिगेशन है जो आपने पे कर दी 12 महीने के अंदर, जो आपको सेटल करनी है वही करंट लाइबिलिटी है। वो एक जनरल डेफिनेशन है। इसकी मोर प्रिसाइज डेफिनेशन में बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, और जो भी इनमें से फॉलो हो जाएगा तो वो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, एक पहचान, एक रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया ये भी है कि जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है बिजनेस की, अगर वो 15 मंथ्स की है और अगर आपका ऑब्लिगेशन सेटल करने की जो डेट है वो 14 मंथ है, तो ये भी लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी में ही आएगी। तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्राइटेरिया है, हमको बताना है नॉट क्राइटेरिया, विच इज़ नॉट द क्राइटेरिया। इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। जो आप चीज़ ट्रेड करने के लिए यूज़ कर रहे हो वो तो करंट ही होगी, चाहे वो करंट एसेट होगी चाहे वो करंट लाइबिलिटी होगी। ये भी आंसर नहीं है। इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये भी क्राइटेरिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कह रहा है कंपनी के पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है जिससे वो पोस्टपोन कर सके इस सेटलमेंट को, इस ऑब्लिगेशन को पे करने की, जो उसका ऑब्लिगेशन है पे करने का, इसको 12 महीने से ज़्यादा उसको डिफर नहीं कर सकता। 12 महीने से ज़्यादा तक वो 12 महीने के बाद तक वो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकता, ऐसा कोई राइट नहीं है उसके पास, तो भी वो करंट लायबिलिटी है। तो ये भी एक तरह का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। तो क्या नहीं है, मुझे लग रहा है यही ऑप्शन होना चाहिए। द लायबिलिटी एक्सीड 10% ऑफ द कंपनी टोटल वर्थ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब क्राइटेरिया नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये करंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अ कंपनी हैज टेकन अ लोन रिपेबल इन 5 ईयर्स। कंपनी ने लोन ले रखा है एंड दैट इज रिपेबल इन 5 ईयर्स। भाई साहब वो 5 साल में आप रिपे करने वाले हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है 10 लाख की इंस्टॉलमेंट 3 महीने के अंदर देनी है। इस 10 लाख को कैसे प्रेजेंट करोगे बैलेंस शीट में? बड़ा सिंपल सा है भाई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपकी मैच्योर हो रही है करंट ईयर में 12 महीने के अंदर, वो आपकी भाई करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाती है। और क्योंकि ये लोन था तो उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप दिखा सकते हो, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं दिखाओगे इसको आप। देखो वैसे तो आपका पूरा का पूरा जो लोन है, मान लो लोन है आपका 1 करोड़ का, वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है, एब्सोल्युटली है। बट उस 1 करोड़ में जो इंस्टॉलमेंट आपको आगे आने वाले 1 साल के अंदर पे करनी है, वो आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही पार्ट बनेगी, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपकी, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग विच इज मैच्योरिंग इन द करंट ईयर, दैट इज द पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि वो 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये पहले एक अमेंडमेंट आया था 2021 में, उसके बाद से ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शुरू हुआ है इसको लाना। पहले पता है कहाँ आता था? ये पहले आता था अदर करंट लायबिलिटी में। इसमें ऑप्शन भी होगा, देखो ऑप्शन भी है यहाँ पे, करंट मैच्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म डेट। पहले आता था अदर करंट लायबिलिटीज में, अब नहीं आता है, क्योंकि ये बोरोइंग है और बोरोइंग का कुछ हिस्सा अगले साल मतलब आने वाले 1 साल में मैच्योर होने वाला है या आपको पेमेंट करनी है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालोगे। पहले कहाँ डालते थे? पहले अदर करंट लायबिलिटी में डालते थे। और एनसीईआरटी में अभी भी इसका आंसर अदर करंट लायबिलिटी लिखा गया है, उनको अपडेट करना बाकी रह गया। बट मैं आपको अपडेट इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में अपडेटेड हो जाता है, कंपनीज एक्ट की वेबसाइट में का जो शेड्यूल 3 है वहाँ भी अपडेटेड है, वहाँ सब चीज़ अपडेटेड है। एनसीईआरटी को थोड़ा टाइम लगता है अपडेट करने में, तो ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में इसका आंसर अदर करंट लायबिलिटी है, वो पुराना है, 2021 के बाद से ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट किस में आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है, ठीक है। ध्यान रखना सब लोग, ऑप्शन नंबर बी, गलत मत करना इसको। और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू भी है आपका। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। देखो प्रपोज डिविडेंड आप सीधे डिस्क्लोजर में डालते हो, नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। तो ये ऐसे करके नहीं डालते हो, सीधे इसको डिस्क्लोजर में डालते हो, नोट्स टू अकाउंट में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी आपको दिखाया था फॉर्मेट, ये लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, होता क्या है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी?
देखो होता क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप अलग टैक्स निकल सकता है, क्योंकि वहाँ डेप्रिसिएशन की रेट अलग है, और कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का रेट आप इस तरह से निकालते हो जितना आपका यूजफुल लाइफ है। ठीक है, तो वहाँ रेट अलग हो सकता है, यहाँ रेट अलग हो सकता है डेप्रिसिएशन का। अगर डेप्रिसिएशन का रेट अलग है तो प्रॉफिट यहाँ अलग आ सकता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो अलग आ सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मान लो अगर आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो टैक्स आया है, मान लो 1 लाख रुपये आया है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपका टैक्स आया है, मैं क्या टैक्स ही बताया था ना मैंने, हाँ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपका टैक्स आया है, प्रॉफिट नहीं, टैक्स की बात करते हैं, 1 लाख आया है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा था। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपका प्रॉफिट कम था, तो आपको टैक्स देना पड़ रहा 70,000। अभी के लिए आप पे करोगे 70,000 ही, तो ये बचा हुआ 30,000 है, ये आपकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि ये बाद में सेटल होगी। अभी आपका कम आया है, अभी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आई है, बाद में जाके अपने आप ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, बाद में जाके अपने आप ही टैक्स के टैक्सेशन टैक्स एक्ट के हिसाब से ज़्यादा आ जाएगी, तब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा 30,000 का, जो आपका बैलेंस बचा हुआ बाद में सेटल करोगे, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है भाई, बैलेंस शीट असेट टॉपिक है ये, असेट की बात करते हैं, असेट साइड की। एज पर शेड्यूल 3 इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट को कैसे क्लासीफाई करते हो, कौन से मेन हेड में करते हो, मेन हेड पूछ रहा है। तो भाई इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में हम जो हमारा असेट साइड था, पहली बात तो उसमें जो मेन हेड थे वो क्या क्या थे, उसको मैं आपको दिखा के एक बार दिखा देता हूँ फिर से। मैंने आपके फॉर्मेट लाया था, ये देखो मेन हेड क्या है भाई, नॉन करंट असेट है और आपके करंट असेट है, यही तो है, नॉन करंट असेट है और करंट असेट है। क्वेश्चन ने पूछा था इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, तो क्या दिक्कत है भाई, अब तो आंसर कर ही लोगे। नॉन करंट असेट है आपका, जिस मेन हेड के अंदर ये इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट होता है। ये है होता क्या इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, अरे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अभी डेवलपमेंट में है, इंटेंजिबल असेट है ना, कोई पेटेंट आप कुछ कर रहे हो तो वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, बना नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपका इंटेंजिबल है तो उसको बोल देते हैं अलग से आइटम लिख देते हैं इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अगर आपका टेंजिबल आइटम है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई मशीन बना रहे हो आप, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है आपका। ठीक है, तो किसके अंदर आएगा भाई, नॉन करंट असेट के अंदर आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, और फिर भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि एक आइडिया लगता रहे। तो भाई आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या पढ़ के आए थे, नॉन करंट असेट, मेन हेड ये हो गया। ठीक है भाई, और बाकी ये डायरेक्टली आइटम है। ठीक है, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 18 months. इट हैज़ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 5 लाख विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 15 months। देखो 15 महीने के अंदर रियलाइज होना है, तो ये करंट असेट में ही आएगा, इसको आप करंट असेट में रखोगे, नॉन करंट असेट में नहीं रखोगे। भले ही 15 महीने का लिए है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है, जो मैंने आपको लाइबिलिटी वाले में बताया था ना, वही असेट वाले में भी अप्लाई होता है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर कोई चीज़ रियलाइज होने वाली है तो वो करंट असेट में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द आंसर। लूज टूल्स को कैसे दिखाते हो, देखो लूज टूल्स क्या होते हैं, हैमर्स, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं जो आपके काम आते हैं। देखो वैसे तो ये बहुत आगे आने वाले ईयर्स तक चलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा मटेरियल नहीं होते हैं, तो इनको आप क्या करते हो, मतलब मटेरियल हैं लेकिन इसको आप क्या करते हो, नॉन करंट असेट में नहीं मानोगे, इसको इन्वेंट्री में ही मानते हो, करंट असेट में, क्योंकि हो सकता है कुछ आने वाले ईयर्स तक चलें, बट ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि ये मतलब जो इसको यूजुअल टिपिकल जो प्रैक्टिस है अकाउंटेंसी की वो बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, अकाउंट में प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस के हिसाब से जनरली यूजुअली ये मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर यूज़ हो जाएगा करके। तो लूज टूल्स को हम क्लासीफाई करते हैं इन्वेंट्रीज में, फिक्स असेट में या टैंजिबल असेट में इसको बोल सकते हो आप, उसमें आप क्लासीफाई मत करना इसको आप करोगे करंट असेट के अंदर इन्वेंट्रीज, करंट असेट के अंदर इन्वेंट्रीज मान के ही आप इसको क्लासीफाई करोगे। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर। देखो लिखा है इन्वेंट्रीज, करंट असेट के अंदर इन्वेंट्रीज है, ठीक है, और इन्वेंट्रीज के अंदर भी सब आइटम है ये लूज टूल्स। लेकिन लूज टूल दिखाओगे थोड़ी सामने सामने आप इसके फेस ऑफ द बैलेंस शीट में, ये तो आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं फेस ऑफ द बैलेंस शीट फिर से दिखाऊं, तो यहाँ पे तो आप सिर्फ ये लिखोगे ना कि करंट असेट है, और उसके नीचे आप इन्वेंट्री लिख दोगे बस। अब इन्वेंट्री में किस तरह का है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है आपकी, या रॉ मटेरियल है, या फिनिश गुड्स है, लूज टूल्स हैं, ये सब आप डिस्क्लोजर में दिखाते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो फेस ऑफ द बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए, तब ये आंसर्स कर पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बैलेंस शीट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द इन अकॉर्डेंस विद द AS3। AS3 होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए।
लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट है शेड्यूल 3 में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो किसकी बात मानी जाएगी? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलवेज प्रिवेल्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानी जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानी जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो लिखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रिवेल्स, बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सीधे यही है ऑप्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानी जाएगी, ठीक है भाई। ये लिखा हुआ हमारे उसमें लिख रखा है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लीगल टेक्स्ट में, ठीक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल प्रिवेल ओवर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि शेड्यूल 3 आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा डिटेलिंग में दी हुई है और लीगल टेक्स्ट दिया हुआ है पूरा पूरा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानी जाती है, ठीक है। जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी एरिया में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के एरिया में, डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिपॉजिट विद द कस्टमर अथॉरिटीज दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद रियलाइज होने वाला है आपको ये, तो भाई ये करंट में तो नहीं आएगा, करंट एसेट में है नहीं, ना ही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, क्योंकि दोनों ही करंट एसेट के अंदर आते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये नॉन करंट एसेट में तो है, पर नॉन करंट एसेट में भी कहाँ आएगा? ये आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, पीएल की बात होने जा रही है स्टार्ट, पीएल का भी फॉर्मेट मैं आपके लिए ले आया हूँ। फॉर अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड फाइनेंसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेदर देन अदर इनकम। कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप किसको रखोगे? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहचानना है आपको, उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, बाकी कंपनी के हिसाब से नहीं। फाइनेंसिंग कंपनी का काम ही होता है लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब काम होता है उनका। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप नो, इंटरेस्ट अर्नड ऑन द लोन्स गिवन टू कस्टमर, ये नॉर्मल ऑपरेशन है फाइनेंसिंग कंपनी का, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा, अदर इनकम में नहीं आएगा ये। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट इसका जो मेन फॉर्मेट है वो उसके आगे है, मेन जो क्वेश्चन आएंगे वो अभी आपको बेसिक बता दिया, एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल चेंजेस इन द इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड एज, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है जो चेंजेस इन इन्वेंट्री वो कैसे निकालोगे? यूजुअली आपने क्या पढ़ा रखा है चेंजेस इन इन्वेंट्री? हमने पढ़ा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री होता है, पर ये आंसर नहीं होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। पूछो क्यों? क्योंकि चेंजेस इन इन्वेंट्री आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से पीएल में एक्सपेंस के अंदर लिखा रहता है। किसके अंदर लिखा रहता है? एक्सपेंस के अंदर लिखा रहता है। अगर एक्सपेंस के अंदर लिखा है तो इसका मतलब है एक्सपेंस के अंदर परचेजेस तो रहेगा, साथ में आप ओपनिंग को रखोगे और फिर माइनस क्लोजिंग करते थे, याद आया? लास्ट लेक्चर याद आया? या फिर पहले भी कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हो आप। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करते हो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हो, क्योंकि अगर ओपनिंग बड़ा है और क्लोजिंग छोटा है तभी तो आपका एक्सपेंस काउंट होगा। मतलब पिछले साल से जो ओपनिंग उतार के लाए हो सामान को, उसमें से कुछ सामान बेच दिया गया है, तभी तो क्लोजिंग छोटा है, तभी तो क्लोजिंग को माइनस कर रहे हो। अगर क्लोजिंग बड़ा होगा तो नेगेटिव फिगर आ जाएगा, और अगर ये नेगेटिव फिगर आ गया तो आपकी परचेज की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यही बोल रहा है चेंजेस इन इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते कैसे हो? ये करोगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके, क्योंकि अगर ओपनिंग बड़ा है तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, ओपनिंग छोटा है क्लोजिंग बड़ा है तो एक्सपेंस को कम कर देगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस में ऐड होता है इसीलिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ऐड कर रहे हो, इसीलिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ऐड कर रहे हो एक्सपेंस में, ठीक है। चलो तो इसका आंसर होगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, क्लैरिटी आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो फॉर्मेट, देखो ये देखो फॉर्मेट है पीएल का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तो रिवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम। एक्सपेंस में देखो ध्यान से, यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, ये सब आ गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या? ये एक्सपेंसेस के अंदर है, तो ये एक्सपेंस में तभी ऐड होगा ना जब आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे। अगर ओपनिंग बड़ा है क्लोजिंग छोटा है तभी तो आपको वो एक्सपेंस है, तभी एक्सपेंस में ऐड होगा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया आपने। अगर क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग छोटा है तो ये माइनस का फिगर आएगा, और माइनस का अगर फिगर आएगा तो ये इस वाले कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम से, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब एक्सपेंसेस को कम कर देगा ये। बट यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट लिखा हुआ है फिगर में, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मान के चल रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट आइटम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही है जिससे आप निकालते हो, क्योंकि ये एक्सपेंस के अंदर है। एक्सपेंस तभी होगा जब ओपनिंग बड़ा है क्लोजिंग छोटा है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। और ये भी आपको याद रखना है, ये पूरा फॉर्मेट है, और ये ध्यान रखना ये भी वर्टिकल फॉर्मेट है, इसके नीचे रहता है ये वाला। एक मिनट
मैं कह रहा था कि ये वाला रहा, उसके नीचे रहेगा ये वाला, ये साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि एक साथ आपको दिख जाए इमेज इसलिए, ठीक है, वरना इसके नीचे रहेगा ये। अब यहाँ से पूरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, फिर टैक्स एक्सपेंस आया है, और टैक्स एक्सपेंस में भी करंट टैक्स आया है, डिफर टैक्स आया है, ठीक है, सारी चीज़ें सब याद कर लेना अच्छे से, सारे सारे आइटम्स इसमें, जितना फेस ऑफ द बैलेंस शीट है और फेस ऑफ द पीएल अकाउंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट क्लासिफाइड अंडर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरीज तो होती है, लीव इनकैशमेंट होती है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग फीस पे टू द एक्सटर्नल एजेंसी। नहीं, अगर एक्सटर्नल एजेंसी को पे किया है तो वो अदर एक्सपेंस में आएगा। एक्सटर्नल एजेंसी को पे किया है तो स्टाफ वेलफेयर या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी को आप पे कर रहे हो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के एक्सपेंस नहीं है। सैलरी वगैरह जो होती है, वेजेस, लीव इन कैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, वो सब आता है एम्प्लॉय बेनिफिट में। थर्ड एजेंसी को पे कर रहे हो, एक्सटर्नल एजेंसी को, वो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। चलो बस इसी के साथ ये चैप्टर करते हैं हम खत्म। लेकिन आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालूंगा, ये ध्यान रखना, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालता हूँ, तो आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपको मैं एज अ होमवर्क भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा इसके नीचे, 21 के नीचे भी, तो आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक सब बता दिया, कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझा दिया सब, लेकिन जब आप घर पे जाके पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसको भी प्रैक्टिस करना ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, पीडीएफ मिलेगी कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। आप जाना अपने ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में जाओगे, कोई भी क्रोम वगैरह गूगल में सर्च करना topkaro.online। क्या सर्च करोगे, topkaro.online सर्च करोगे, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर कोर्सेज पे जाओगे, और परेशान मत होना, फ्री है, हाँ, कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, सब फ्री है। कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ आपको एक सेबी का कोर्स मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्रेजुअली स्केड्यूल वाइज, टेंटेटिव स्केड्यूल है। तो यहाँ मिल जाएगा मिशन सेबी 25-26 रिवीजन 360, कंप्लीट रिवीजन, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, 3000 प्लस, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका पूरा प्रिपरेशन का, पूरा रिवीजन का सेबी के लिए। तो इसको एनरोल कर लेना, फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको एनरोल करके आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी चैप्टर वाइज, और जो मैंने पढ़ाया है यही पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना घर पे, ठीक। चलो अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको बता ही दिया है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन इसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वो वहाँ आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन आपसे वहीं पे हो पाता है डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।